तो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज हम हिस्ट्री की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। आज हम इस क्लास में भारतीय इतिहास जानने के स्रोत का पुरातात्विक साक्ष्य वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे। अगर आप अभी तक विद्यालय आईएएस से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो भारतीय इतिहास जानने के स्रोत मतलब स्रोत, ठीक है। भारतीय इतिहास जानने के स्रोत का मतलब होता है कि भारतीय इतिहास को हम किन किन स्रोतों के माध्यम से जान सकते हैं। तो उसमें से 3 प्रमुख स्रोत हैं। कुल वैसे तो बहुत सारे सोर्सेस हैं, पर 3 प्रमुख स्रोत होते हैं, ठीक है। जैसे पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी यात्रा विवरण। पुरातात्विक साक्ष्य में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे भारत में कुछ कुछ अभिलेख मिले, ठीक है। अभिलेख और जैसे लिपियां या फिर कुछ मूर्तियां, मुद्राएं, सिक्के, इन सब के माध्यम से हमें भारत के इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हो, तो वो सब पुरातात्विक साक्ष्य में काउंट होता है। जैसे हमें मृदभांड मिले हैं मोहनजोदारो से और हड़प्पा संस्कृति से, ठीक है। तो वहां से मृदभांड मिले हैं, कांसे की मूर्तियां मिली हैं, तो इन सब से हम जान सकते हैं कि वहां पे क्या था, कांसे की खोज हो चुकी थी, ठीक है। और साहित्यिक साक्ष्य क्या होता है? साहित्यिक साक्ष्य वे साक्ष्य होते हैं जो भारत में ही रहकर ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, ठीक है। जो प्रमुख यहाँ के लेखक साहित्य हैं, इसमें हम ब्राह्मण साहित्य को भी ले सकते हैं, पुराण ले सकते हैं, ग्रंथ ले सकते हैं, जितने भी वेद हैं ये सब साहित्यिक साक्ष्य में आएंगे, ठीक है। और जितने भी मतलब देसी स्रोत होंगे जो भारत के अंतर्गत लिखे गए, या तो फिर किसी महाराज की कहानी, रानी की कहानी, जैसे सिलप्पादिकारा, मणिमेखले, इन सब के बारे में हम साहित्यिक साक्ष्य में पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आगे जैसे जैसे हम सेक्शन कंप्लीट करते जाएंगे उन सब में भी हम साक्ष्यों को कवर करते जाएंगे। और विदेशी यात्रा विवरण में भी जितने भी विदेशी, चाहे वो चीनी हो, यूनानी, ग्रीक, सब भारत आके गए तो उन्होंने अपने यात्रा विवरण का जो भी लेख या कुछ भी डॉक्यूमेंट मैनेज किया हो, तो वो सब विदेशी यात्रा विवरण के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। पर सबको पढ़ने से पहले अगर हमको लिपियां पता हो तो हमको अच्छा मतलब आगे पढ़ने में आसानी होगी। जो जितने भी प्राचीन लेख लिखे गए थे ना, मोस्टली 4-5 लिपियां ही फेमस थी, ठीक है। जैसे प्राकृत लिपि हो गया, ब्राह्मी लिपि हो गया, खरोष्ठी हो गया, यूनानी या आर्मेइक लिपि हो गई, ठीक है। तो प्राकृत लिपि में आरंभिक अभिलेख जितने भी मिले वो सब प्राकृत भाषा में मिले थे। फिर ब्राह्मी लिपि, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में थे। यही ये जो ब्राह्मी लिपि थी, ये लिपि बाएं टू दाएं लिखी जाती थी, ठीक है। और वही खरोष्ठी तो अशोक के 2 अभिलेख, ठीक है। अशोक के 2 अभिलेख थे जो खरोष्ठी में लिखे गए थे वो, और ये खरोष्ठी जो लिपि थी ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ब्राह्मी बाएं से दाएं लिखी जाती थी, खरोष्ठी दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक है। और जहाँ पे यूनानी, ग्रीक और आर्मेइक लिपियां है ना, इन सब के बारे में हम देख लेते हैं। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में अशोक के जो भी अभिलेख, पाकिस्तान यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है, जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, वहां से जितने भी अशोक के अभिलेख मिले थे वो सब यूनानी या आर्मेइक लिपि में मिले थे, ठीक है। अब पुरातात्विक साक्ष्य में हम सबसे पहले देखना चाहें तो हम सबसे पहले अभिलेखों को देखते हैं। अभिलेखों को तो प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख पाषाण शिलाओं में स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों और प्रतिमाओं पर उत्कीर्णित थे। कहाँ थे? पाषाण शिलाओं में, पत्थर में, स्तंभों में, ताम्रपत्रों में और दीवारों में, ठीक है। और अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। एपिग्राफी, ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। सबसे प्राचीन भारतीय अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगज कोई प्राप्त अभिलेख है। सबसे प्राचीन अगर अभिलेख माना जाए तो वो मध्य एशिया में प्राप्त हुआ था बोगज कोई से, ठीक है। इन पर वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिले हैं। इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है, ठीक है। इन्हें जो बोगज कोई से मिले थे, इन्हें ही प्रथम वैदिक अभिलेख माना गया, ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद के कुछ कुछ श्लोकों में और उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी। जैसे जो ऋग्वेद में देवताओं का वर्णन है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, सभी बोगज कोई में भी मिले थे, ठीक है। भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं जो ईसा पूर्व 3री शताब्दी
के हैं। डी आर भंडारकर नामक विद्वान ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक के इतिहास लिखने में सफलता प्राप्त की थी। जो डी आर भंडारकर थे, ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जितने भी अभिलेख थे उस बेसिस पे अशोक का इतिहास लिखा था, ठीक है। डी आर भंडारकर, आपको याद होना चाहिए। और अशोक के अभिलेख हमने पढ़ा था ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और आर्मेइक लिपियों में होते थे। मास्की, गुर्जरा, उदिगुलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम स्पष्ट होते हैं। मास्की, गुर्जरा, नित्तुर और उदिगुलम, ठीक है। इसे हम मुंज के नाम से कोड करेंगे। मुंज, MUNJ, ठीक है। मुंज जी, सॉरी, मुंज जी है ना ये। मुंज, मास्की, उदिगुलम, नेत्तुर और गुर्जरा। मुंज, मुंज के हिसाब से हम इसे कोट करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मुंज में हमें अशोक के नाम मिलते हैं, ठीक है। और अशोक को जानते हैं हम कि अशोक को किस नाम से जाना जाता था? देव नाम प्रियदर्शी अशोक, ठीक है, मतलब देवों का प्यारा अशोक। अशोक देवनाम प्रियदर्शी। सर्वप्रथम फिर जो ये अभिलेख थे इन्हें डिकोड भी करना था, ठीक है, क्योंकि अभिलेख जो थे वो ब्राह्मी, खरोष्टी जैसी लिपियों में थे, तो इसे डिकोड किया था 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। इन्होंने ब्राह्मी लिपि को डिकोड किया था, ठीक है, ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था, ठीक है। अशोक के बाद भी अभिलेखों की परंपरा कायम रही थी। हम अपने अ, अब हमें अनेक प्रशस्तियां मिलने लगी। जैसे अशोक का जो काल था उसके बाद भी कई अभिलेख मिले थे, ठीक है, जिसमें क्या होता था कि दरबारी कवि थे या लेखक थे द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के शब्द मिलते हैं। इन अभिलेखों से संबंधित शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अब कुछ हम प्रमुख अभिलेख देखेंगे, ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल के बारे में लिखा हुआ है। खारवेल क्या था? खारवेल शासक था, ठीक है। खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण हाथी गुम्फा अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख, गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है इसको। ये जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख था, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख असल में मतलब जो रुद्र दामन है, ठीक है, ये जो जूनागढ़ अभिलेख है ना, ये 3-4 लोगों से जुड़ता है। सबसे पहले ये चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ता है, फिर इसे वापस रिकंस्ट्रक्ट करवाया था, यानी बनवाया था, सिक्योर करवाया था अशोक ने। फिर उसके बाद रुद्र दामन ने ही इसमें क्या लिखा दिया था? अभिलेख लिखवा दिया था। इसे ही गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, जूनागढ़, ठीक है। इसमें रुद्र दामन की विजयों, व्यक्तिगत व्यक्तित्व एवं कृतियों का विवरण है। फिर आता है नासिक अभिलेख। तो नासिक अभिलेख सातवाहनकालीन घटनाओं से उल्लेखित है, ठीक है। गौतमी बलशी थी, जो गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। जितने भी सातवाहनकालीन शासक होंगे, हम आगे पढ़ेंगे, सब अपनी नाम के आगे अपनी माताश्री का नाम लिखते थे। तो जो सातकर्णी था वो गौतमी बलशी का बेटा था, ठीक है। तो उन्होंने अपना नाम गौतमी पुत्र सातकर्णी रखा था। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में जो नासिक अभिलेख मिलता है वो उनकी माताश्री श्रीमती गौतमी बलशी ने लिखवाया था, ठीक है। यही थी इसकी रचनाकार। फिर आता है प्रयाग स्तंभ लेख। तो प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से जुड़ता है। प्रयाग स्तंभ लेख का भी एक बहुत पुराना इतिहास है, ठीक है। ये जो अशोक की प्रयाग प्रशस्ति थी, ठीक है, अशोक का जो प्रयाग प्रशस्ति था उसी में समुद्रगुप्त ने अपनी कृतियों को हरिसेन अपने उनके जो भी दरबारी कवि थे उनके द्वारा लिखवाया था, ठीक है। तो बाद में ये जो प्रयाग स्तंभ लेख था इसे दिल्ली ले जाया गया, लेकिन कुछ कुछ टूट गया था, ठीक है। वो तो फिर इसे सिक्योर करवा के अभी भी रखा गया है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। तो प्रयाग स्तंभ लेख में प्रयाग प्रशस्ति जो है वो समुद्रगुप्त के द्वारा लिखवाई हुई है। इसके विजय और नीतियों का पूरा विवरण है। एहोल अभिलेख, एहोल प्रशस्ति अभिलेख ये पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताता है। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण है इसमें। फिर आता है भीतरी स्तंभ लेख। तो भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त, गुप्त शासक थे स्कंदगुप्त, उनके द्वारा लिखवाया गया था, ठीक है। भीतरी स्तंभ लेख इनके जीवन के अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है। फिर लास्ट में आता है मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोवर्मन का इसमें वर्णन है मंदसौर अभिलेख में। आगे यहाँ पे मेन अभिलेख, प्रमुख 7 अभिलेखों को हमने देखा। आगे जैसे जैसे हम करते जाएंगे ना वैसे वैसे
जितने भी अभिलेख हैं सब खुलते जाएंगे। ठीक है, आपको प्रॉपर हर चैप्टर में अभिलेख पढ़ने को मिलेंगे। तो देखिए, मालवा नरेश जो यशोवर्मन थे, इन्होंने मंदसौर अभिलेख लिखवाया था। इनमें क्या किया था, अपनी जितनी भी सैनिक उपलब्धियां हैं सबका वर्णन करवाया था। अब हम देखते हैं भारत में सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख किसने लिखवाया था, खारवेल ने लिखवाया था। ठीक है, और गैर सरकारी लेखों में यमन के बेस नगर विदिशा से पार विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख विशेष रूप से उल्लेखीय है, जिसे द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व ने किसने करवाया था, हेलियोडोलस ने करवाया था। ठीक है, हेलियोडोलस ने लिखवाया था गरुड़ स्तंभ लेख को। इसमें भाग धर्म लिखा है, भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिला है। भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं स्मारक एवं भवन। स्मारक एवं भवन कहने से क्या तात्पर्य है, कुछ प्राचीन स्मारक, कुछ भवन थे जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राचीन भारत के भवनों और स्मारकों से उस काल की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थितियों का पता लगाया जा सकता है। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त भवनों में 5,500 वर्ष पूर्व पुरानी जितनी भी सैंधव सभ्यता थी उनके बारे में पता चलता है। ठीक है, जैसे जो उनका नगर विवरण मिला है उसके माध्यम से हमें बहुत कुछ पता चला कि ये सब शहरी जीवन जीते थे। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त भवनों से 5,500 वर्ष पुरानी सैंधव सभ्यता का पता चलता है। और नवीन शोध के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता 8,000 साल पुरानी थी। सिंधु सभ्यता कालीन पॉलिशदार स्तंभों के मिलने से हमें उस काल के भवनों के निर्माण कला के प्रमाण मिले हैं। साथ ही इस अवधारणा का भी खंडन हो जाता है कि भारत में ऐसी कला पर्शिया के संपर्क में आने से आई। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भारत में पहले ये मिथ था कि पर्शिया यानी पर्शियन जब आक्रमण हुआ था तो उसके साथ ही ये जो पक्की ईंटें थी, पक्के मकान थे, इन सब की परंपरा सामने आई थी। जबकि मोहनजोदड़ो की खुदाई से ये पता चला कि भारत में ये सब बहुत पहले से था। ठीक है, बहुत पहले से था। अतरंजी खेड़ा आदि की खुदाई से पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व के लगभग प्रारंभ हो गया था। मतलब ये बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही है। ठीक है, बीसी, बिफोर क्राइस्ट। अतरंजी खेड़ा की खुदाई से पता चलता है कि देश में लोहे का साक्ष्य सबसे पहला अतरंजी खेड़ा से मिला है। ठीक है, प्राचीन भारत में भारी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ था जिनके अवशेष बिखरे रूप में पूरे देश में है। महलों और मंदिरों की शैली वास्तुकला के विकास का पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। मतलब वास्तुकला का भी भारत में पर्याप्त विकास हो चुका था। ठीक है, प्राचीन काल में विभिन्न स्थानों पर प्राप्त मंदिर जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में है, भीतरगांव का मंदिर कानपुर, अजंता की गुफाओं के चित्र, सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम्र मूर्ति आदि से। सुल्तानगंज कहाँ पे है, ये बिहार में पड़ता है। ठीक है, हिंदू कला एवं सभ्यता के पर्याप्त विकसित होने का प्रमाण मिला है। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली पता होना चाहिए। जो मंदिर की शैली है ना, ये नॉर्थ में अलग है, साउथ में अलग है और मिडिल इंडिया में अलग है। नॉर्थ में नागर शैली में मंदिर का निर्माण होता है, नागर शैली। मध्य भारत में वेशर शैली का प्रयोग होता है और द्रविड़ में, मतलब जो दक्षिण है वो दक्षिण भारत में है जितनी भी मंदिर बनती है वो द्रविड़ शैली की मंदिर बनती है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी दक्षिण भारत के मंदिर होते हैं तो मंदिर भले ही आपका छोटा दिखे, ठीक है, पर गेट एकदम ब्रॉड होता है। अच्छी वास्तुकला गेट में यूज होती है और गेट को गोपुरम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये द्रविड़ शैली को बताता है। भारत की तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली तथा उत्तर भारत की खजुराहो का कंदरिया महादेव नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, राजराजेश्वर मंदिर जो तंजौर में है वो द्रविड़ शैली में बनी हुई है और जो खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर है ये नागर शैली का मंदिर है। ठीक है, भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया में अनेक द्वीपों से हिंदू
अनेक द्वीपों से हिंदू संस्कृति की संबंधित स्मारक मिले हैं। इनमें मुख्य रूप से जावा बोरोबुदुर स्तूप, ठीक है, बोरोबुदुर स्तूप महायान बौद्ध स्तूप मिला है यहाँ पर, और कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर का उल्लेख मिलता है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ पे है? ये कंबोडिया में है, ठीक है। मलाया तथा बाली द्वीप में भी देवालय प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। इसका मतलब है कि भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी हिंदू या सनातन धर्म का प्रचार प्राचीन काल से ही था, ठीक है। भारतीय संस्कृति के प्रसार का पता चलता है। फिर अब देखते हैं सिक्के। तो सिक्के क्या होते हैं? सिक्के कुछ कुछ राजा अपनी शान में ढलवाते थे, ठीक है। इसे वो या तो प्रचलन में ले आते थे या तो फिर कुछ स्पेशल ओकेशन पे ही ढलवा के कुछ थोड़े अमाउंट में फिर छोड़ दिया जाता था। अभिलेख, स्मारक और भवन के अतिरिक्त प्राचीन राजाओं द्वारा ढलवाए गए सिक्कों से भी प्रचुर ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध होती है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। साधारणतः 2006 से लेकर 300 ईस्वी तक भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं से ही प्राप्त होता था। कुछ प्राप्त मुद्राओं में तिथियां खुदी थी जो कालक्रम निर्धारण में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में हिंद यूनानी शासकों का शासन था, ठीक है। अनेक साक्ष्यों से हमें 3-4 राजाओं की ही जानकारी मिलती है, परंतु सिक्कों में कई राजाओं की जानकारी मिलती है। मुद्राओं के माध्यम से ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। प्राचीन काल में अधिकांश मोहरें धातु की बनाई जाती थी। जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियां विद्यमान रहती थी, उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता था। पंचमार्क मुद्राएं, ठीक है। जिन सिक्कों पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियां विद्यमान होती थी, उन्हें पंचमार्क या आहत मुद्राएं कहा जाता था। यूनानी शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण कराने की परंपरा की नींव रखी। यूनानी कौन थे? जो ग्रीक हैं, ठीक है। ग्रीक को ही यूनानी कहा जाता था। शासकों के सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा की नींव रखी थी। मौर्य शासकों ने सर्वाधिक सिक्के चलाए थे, सर्वाधिक सोने के शुद्ध सिक्के, ठीक है। पूछेगा सोने के सिक्कों से रिलेटेड हमेशा एग्जाम में आता है। सोने के शुद्ध सिक्के किसने चलाए थे? सर्वाधिक शुद्ध सिक्के वो चलाया था कुषाण शासकों ने चलाया था। और सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो गुप्त शासकों ने जारी किए थे, ठीक है। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? कुषाण शासकों ने चलाए थे। और सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के कौन चलाएगा? तो गुप्त चलाएंगे, ठीक है, गुप्त शासक चलाए थे। फिर सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे, ठीक है, इन्हें ये पोटीन सिक्का भी कहते थे। फिर आता है मूर्तियां। तो मूर्तियों में क्या है? प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से ही आरंभ होता है, कुषाण काल से, ठीक है। कुषाण काल कनिष्क के काल के वंश से, ठीक है, कुषाण वंश से चालू होता है। कुषाण और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाला शासक पूछ लिए तो कनिष्क को याद रखिएगा। कनिष्क ने चलाए थे। कुषाणों, गुप्त शासकों एवं उत्तरी गुप्त काल में निर्मित मूर्तियों के विकास में जन सामान्य की धार्मिक भावनाओं का विशेष योगदान था। कुषाण कालीन मूर्तियां गुप्त कालीन मूर्तियों में मूलभूत अंतर होते थे। कुषाण कालीन मूर्तियों में विदेशी प्रभाव से ओतप्रोत था। विदेशी प्रभाव से क्यों ओतप्रोत नहीं होगा? क्योंकि कुषाण जो थे वो नॉर्थ वेस्ट के टॉप में शासक किए थे। यही थे जो सिल्क रूट पे कब्जा करने वाले शासक थे, ठीक है। सिल्क रूट मतलब जितना भी चाइना का सिल्क है वो एक विशेष सड़क के माध्यम से व्यापार करते थे, ठीक है। एक विशेष सड़क के माध्यम से, उसे ही सिल्क रूट कहा जाता था, जिसे बाद में चाइना ने ओबोर वन बेल्ट वन रोड के माध्यम से फिर से स्टार्ट कराया था अपने सिल्क रूट को। तो इसी पर शासन करने वाला शासक था कनिष्क। कुषाणों ने इन पे शासन किया था, ठीक है। कुषाण कालीन मूर्तियां विदेशी प्रभाव से ओतप्रोत है, वहीं पर गुप्त कालीन मूर्तियां स्वाभाविकता से ओतप्रोत होती हैं। मतलब जहाँ पे कुषाण वंशी जो थे उनकी मूर्तियों में जहाँ पे जो विदेशी भावना मिलता है, ठीक है, वहीं पे जो गुप्त कालीन मूर्तियां हैं वो उनमें भारतीय स्वाभाविकता मिलती थी, ठीक है। क्योंकि गुप्त जो थे वो मेन मिडिल इंडिया वाले एरिया में ही थे, ठीक है। और बाद में हम अच्छे से मूर्ति कला को पढ़ेंगे कि मूर्ति कला की गांधार शैली क्या होती है, मथुरा शैली क्या होती है। यहाँ पे बस हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि हमको पता हो कि भारतीय स्रोत जाने के, भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या है, ठीक है। भरहूत, बोधगया, सांची, अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण की
जीवन का सजीव झलक देखने को मिलती है। बोध गया, भरहूत, सांची और अमरावती में भी मूर्ति कलाएं मिली हैं। ठीक है, अब देखते हैं चित्रकला। चित्रकला में क्या टॉप में आता है? चित्रकला में सबसे पहले हमको देखने को मिलता है अजंता। अजंता, ठीक है, अजंता एक ऐसी गुफा है जहां बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चित्रकला में माता एवं शिशु, माता और शिशु का एक वहां पे, अगर आपने अजंता की गुफा देखी होगी तो वहां पे माता और शिशु का भी एक दीवार पे चित्रकारी मिलती है, और एक मिलती है मरणासन्न राजकुमारी की, बहुत ही फेमस है। मरणासन्न मतलब मरने वाली है राजकुमारी। ठीक है, एक राजकुमारी है जो मरने वाली है, तो उसका चित्र बना के रखती है वहां पे। जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास होता है। बोधिसत्व पद्म पाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है। अब देखते हैं मोहरे। मोहरे में क्या क्या है? अवशेषों से प्राप्त मोहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है। मोहरों से व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में बसाई एवं प्राप्त मिट्टी की मोहरों मोहरों में बने धार्मिक प्रतीकों से उनकी धार्मिक अवस्थितियों का ज्ञान होता है। ठीक है, मोहरों में हमने क्या पढ़ा? मोहरों में अवशेषों से प्राप्त मोहरे, ठीक है, कुछ कुछ मोहरे भी बनवाते थे जिसमें वो अपने तत्कालीन जो भी वहां का आसपास का माहौल है उसे उत्कीर्णित करवाते थे। ठीक है, इससे क्या होता था, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मेन जो सिक्का मिला है उसमें हमें पशुपति की मुहर मिलती है। ठीक है, तो वो मुहर है। ठीक है, कुछ ही मात्रा में मोहरें जारी होती थी जो कुछ विशेष लोगों के पास होती थी। ठीक है, ये सब खुदाई से प्राप्त हुआ है। और आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। कल हम साहित्यिक स्रोत पढ़ेंगे, फिर विदेशी यात्रा विवरण भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।